Hello students, welcome back to my channel. So this is the 19th mock. So today we will start the fourth unit and the first subunit is weather and crop growth. So this is the 19th mock test and the topic is weather and crop growth. So मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि जो लोग भी ये मॉक टेस्ट सीरीज देख रहे हो वो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर मत देखो। आप स्किप कर करके सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो और आंसर देख रहे हो, ये ठीक हो रहा है कि नहीं। बस क्वेश्चन एंड आंसर मत देखो, उसका एक्सप्लेनेशन भी आप सुनो और उसमें से जो भी नॉलेज मिल रहा है उसको एक कॉपी में, एक नोटबुक में आप रफली लिख दो। ऐसे कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ उसी के रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा ऐसा मैं नहीं बोला हूँ, राइट। ऐसा नहीं होता है कि मैं जो बोलूँ वही आ जाए, ऐसा होता तो फिर बात कुछ और होता, राइट। लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एंगल से आ जाए। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप स्किप मत करो। एग्जाम जो मॉक टेस्ट है आप इसको फुल कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। ईच क्वेश्चन में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसको आपको समझना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देखना है। ऐसे आप तो कोई भी बुक उठा लो, वहाँ पे 100, 1000, 2000 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव बुक उठाने से। तो इसका जो मेन एम है, हमको बहुत सारे चीज़ समझना है इसके अंदर, राइट, जो कि मैं डिस्कस करने के टाइम बोल रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the day-to-day atmospheric phenomena which occur for shorter period and confined to a smaller area is called. The day-to-day atmospheric phenomena which occur for shorter period and confined to a smaller area is called. Options are weather, climate, meteorology, agroclimatology. The right answer is weather. Weather क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या जो है वो एटमॉस्फेयर में जो फिजिकल पैरामीटर क्या क्या है वो कितना है, ओके, उसका अमाउंट, उसका वेटेज। ओके, सपोज आज रेन हो रहा है तो आज हम बोलेंगे रेनी डे। क्लाउडी है तो हम बोलेंगे क्लाउडी डे, राइट, दैट इज वेदर। ओके, अगर उसी केस में हम लोग, अगर जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, तो क्लाइमेट क्यों उसको बोला जाता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिन गर्मी होता है, ठंडी के दिन वेल डिफाइंड रेनी एंड ड्राई सीजन है एंड वेल डिफाइंड सीजन्स है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, राइट। तो ये एक क्लाइमेट है, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, अगर एक लॉन्ग लार्जर एरिया में, सपोज इंडिया कौन सी क्लाइमेटिक जोन में आता है, या फिर कोई भी एक लार्जर एरिया जो कि एक लॉन्गर पीरियड में उसको डिफाइन करते हैं एज ए क्लाइमेट। ओके, एक टेम्परेट क्लाइमेट हो गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। ओके, ये है क्लाइमेट। देन मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, दैट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। जो भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, सपोज सोलर रेडिएशन हो गया, विंड हो गया, ऑल दिस एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जो भी एटमॉस्फेयर में हो रहा है, फिजिकल पैरामीटर जो भी, उसको करने को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? क्लाइमेट दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्लाइमेट दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट इज नोन एज एग्रोक्लाइमेट्री। सो ऐसे आप अगर एनालाइज करके पढ़ोगे तो ये चीज़ क्या है ना, ये क्लियरली डिफाइंड है और आपको याद हो गया, राइट, कॉन्सेप्ट याद हो गया। तो आप whether question will be asked from weather, whether that be asked from meteorology, whether they can ask from agroclimatology, so you can answer this question, right। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन स्किप करके पढ़ रहे हो तो फिर ये आपको, ठीक है ये क्वेश्चन था और इसका आंसर वेदर है, तो आपको क्या पता चला? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको लास्ट तक पूरा एकदम विदाउट स्किप करके इसको देखो, तब जाके आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स यूज्ड एज, जितना सारा सोलर रेडिएशन प्लांट ऑब्जर्व करता है उसमें से मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन किस में यूज होता है? ऑप्शन सर, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, फोटोसिंथेटिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, एसिमिलेशन इफेक्ट। द राइट आंसर इज थर्मल इफेक्ट। ओके, प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो टेम्परेचर का जरूरत होता है, एंजाइमेटिक एक्शन के लिए जो टेम्परेचर का जरूरत होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ज़्यादातर जो सोलर रेडिएशन प्लांट ऑब्जर्व करता है, राइट। ज़्यादातर आप लोग सोच रहे होंगे कि फोटोसिंथेटिक इफेक्ट होगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक इफेक्ट में जनरली वही 20% अराउंड जितना भी ऑब्जर्व होता है उसमें से 20%, 30% ऐसे यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following spectral region of solar radiation is called photosynthetic active radiation? Which among the following spectral region of solar radiation is called photosynthetic active radiation? Options are 100 to 400 nanometer, 400 to 700 nanometer, 700 to 1100 nanometer, 1 millimeter to 1 meter. The right answer is 400 to 700 nanometer और 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, ओके, या फिर 4000 टू 7000 एंगस्ट्रम, किसी भी यूनिट में अगर पूछा जाएगा ये आप कर पाओगे। देखो इसको आप नोट डाउन करना है, आपको ये सिर्फ आंसर नोट डाउन नहीं करना है, आपको मैं जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो भी इसका रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको भी आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट आपके पास रह जाएगा, राइट। सो सोलर रेडिएशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बैंड्स, ओके। सोलर रेडिएशन में जैसे कॉस्मिक वेव हो गया, यूवी रे हो गया, देन विजिबल रे हो गया, देन पीएआर हो गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन बैंड रहता है। तो 100 टू 400 जो हो गया इसको बोलते हैं यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो कि कैंसर कॉजिंग है, और इसको फिल्ट्रेशन करने के लिए जनरली जो है ओजोन लेयर रहता है अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। देन 700 टू 1100 नैनोमीटर जो है इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हीटिंग इफेक्ट के लिए, प्लांट को हीटिंग इफेक्ट के लिए ये जो है यूज होता है। देन 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर जो रेडिएशन है इसको बोलते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, ओके। सो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correlation between light interception and leaf area index is, the correlation between light interception and leaf area index is, options are positively correlated, negatively correlated, depends on plant type, there is no correlation. The right answer is positively correlated, okay. They are interrelated and they are positively correlated because अगर लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा, लाइट इंटरसेप्शन अगर प्लांट में इंक्रीज हुआ, तो फिर वहाँ पे लीफ एरिया इंडेक्स जो है, लीफ ग्रोथ जो एसिमुलेटरी ऑर्गन है लीफ जिसको बोलते हैं, उसका ग्रोथ भी हाई होगा और लीफ एरिया इंक्रीज होगा, राइट। लीफ एरिया इंक्रीज होने से लीफ एरिया इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। लीफ एरिया इंडेक्स क्या है? लीफ एरिया इंडेक्स इज इक्वल टू लीफ एरिया अपन ग्राउंड एरिया। ग्राउंड एरिया क्या है? स्पेसिंग। लीफ एरिया क्या है? प्लांट में जितना लीफ है उनका एरिया, राइट। तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हो, या फिर इसका कैलकुलेशन के लिए भी वीडियो अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हो। देन अगर लीफ एरिया इंडेक्स इंक्रीज हुआ तब एसिमुलेशन रेट भी इंक्रीज होगा और लाइट इंटरसेप्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट फॉर राइस इज, द एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट फॉर राइस इज, ऑप्शंस आर 0.48, 0.70, 0.84. The right answer is 0.65. Extinction coefficient होता क्या है? Extinction coefficient is the capacity of the assimilatory organ to assimilate the solar radiation, right? Suppose एक प्लांट है, ओके, तो यहाँ पे जो रेडिएशन इंटरसेप्ट हो रहा है उसको बोलेंगे I0, और यहाँ पे जो रेडिएशन पहुँच रहा है उसको बोलेंगे I, ओके। सो द फॉर्मूला ऑफ बियर्स लॉ स्टेट्स दैट I is equal to I0 into e to the power minus KLAI, okay. This K is known as extinction coefficient and LAI आपको पता है लीफ एरिया इंडेक्स। I0 is equal to कितना इंसिडेंट हो रहा है, कितना जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रहा है ऑन क्रॉप फोलियोज, एंड ये कितना क्रॉप फोलियोज के मतलब ग्राउंड के तरफ या फिर कोई भी प्लेस में कितना रेडिएशन पहुंच रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये जो K है इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। तो इसका वैल्यू है राइस के लिए 0.65, देन सोरगम के लिए 0.7, मेज के लिए 0.84। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज अ लॉन्ग डे प्लांट? व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज अ लॉन्ग डे प्लांट? ऑप्शंस आर राइस, शुगरकेन, सोयाबीन, व्हीट। द राइट आंसर इज व्हीट। व्हीट एक लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट यानी जिसका फ्लावरिंग के लिए लार्जर डे लेंथ चाहिए होता है या फिर शॉर्टर नाइट चाहिए होता है, ओके। व्हीट जितने भी लगभग जो भी रबी सीजन क्रॉप है या फिर विंटर क्रॉप है, उनको उनका जो डे लेंथ वो लॉन्ग डे प्लांट के हिसाब से काउंट होते हैं, लाइक व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, ओके। देन राइस, शुगरकेन, सोयाबीन, दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन फोटो पीरियडिक इफेक्ट कॉटन, सनफ्लावर, बकव्हीट, टोमेटो, मेज एक्सेट्रा आर। फोटो पीरियडिक इफेक्ट के हिसाब से कॉटन, सनफ्लावर, बकव्हीट, टोमेटो, मेज ये सब क्रॉप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वेदर शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इंटरमीडिएट डे लेंथ प्लांट। द राइट आंसर इज डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, डे लेंथ के हिसाब से इनका जो एक्टिविटी है, सपोज फ्लावरिंग है या फिर ग्रेन फिलिंग है या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये कंट्रोल नहीं होता है। कौन सी क्रॉप का? कॉटन, सनफ्लावर, बकव्हीट, टोमेटो, मेज, दीज आर डे न्यूट्रल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज आर। फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज आर, ऑप्शंस आर सीजन बाउंड, पीरियड बाउंड, suitable for multiple cropping system, both B and C. Photo insensitive varieties are both A and C. That means period bound and suitable for multiple cropping system. Why? Because photo इनसेंसिटिव वेराइटीज मतलब अगर फोटो सेंसिटिव वेराइटी होता तो उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सोइंग करना पड़ता, पर्टिकुलर टाइम पे सोइंग करना पड़ता, और पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज अगर उसी टाइम पे सिंक्रोनाइज कर रहा है। अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो फिर उसको जो जब फ्लावरिंग करता है तब अगर लॉन्ग डे मिल रहा है तब जाके वो फ्लावरिंग करेगा, या फिर अगर शॉर्ट डे प्लांट है अगर उसका जो जब फ्लावरिंग टाइम आता है तब अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, डे लेंथ शॉर्ट डे लेंथ है तो फिर वो फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए वो सीजन बाउंड होता है, उसको पर्टिकुलर एक सीजन में हमको सोइंग करना पड़ेगा। लेकिन जो फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज़ है उनके लिए कोई सीजन नहीं चाहिए, वो एक पीरियड बाउंड होता है। मतलब कौन सी पीरियड, उनका जो क्रॉप ड्यूरेशन के हिसाब से उसको इंटरक्रॉपिंग या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग में लिया जाता है। और ये सुइटेबल फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बिकॉज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, सपोज एक क्रॉप का ड्यूरेशन थोड़ा या फिर एबरेंट कंडीशन आ गया, एबरेंट वेदर आ गया, उसको सडनली आपको सोइंग करना पड़ा, तब वहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सोर्स लिमिटेड क्रॉप सोलर एनर्जी इज क्रिटिकल ड्यूरिंग व्हिच स्टेज? फॉर सोर्स लिमिटेड क्रॉप सोलर एनर्जी इज क्रिटिकल ड्यूरिंग व्हिच स्टेज? ऑप्शन सर सीडलिंग स्टेज, टिलरिंग टू पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, पैनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग स्टेज, ग्रेन फिलिंग स्टेज। द राइट आंसर इज ग्रेन फिलिंग स्टेज। ओके, एक होता है सोर्स लिमिटेड क्रॉप, सोर्स लिमिटेड, अनदर इज सिंक लिमिटेड, सिंक लिमिटेड। ओके, जनरली जो सीरियल्स होते हैं ये सिंक लिमिटेड क्रॉप होते हैं। सिंक लिमिटेड क्रॉप यानी वहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन लिमिटेशन, स्टोरेज ऑर्गन का लिमिटेशन रहता है। तो उस कंडीशन में जब सिंक लिमिटेड क्रॉप है वहाँ पे जो है पैनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग, इस स्टेज में जो है सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। देन अगर सोर्स लिमिटेड क्रॉप है वहाँ पे ग्रेन फिलिंग स्टेज का सोर्स कौन सी है? लीफ हो गया। ओके, तो वहाँ पे ग्रेन फिलिंग टाइम में भी सोलर एनर्जी का जो है सोलर एनर्जी मिलना इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ग्राम ड्राई मैटर इज? द एवरेज कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 ग्राम ड्राई मैटर इज? Options are 300 to 400 calorie, 1300 to 1700 calorie, 3700 to 4100 calorie, 6100 to 7200 calorie. (3700 to 4100 calorie. सो टोटल 1 ग्राम क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए हमको 3700 to 4100 कैलोरी चाहिए होता है प्लांट को, राइट। 1 ग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए 3700 to 4100 कैलोरी चाहिए होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप्स आर? मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप्स आर? ऑप्शंस आर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 30 to 38 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 degree Celsius, 30 to 38 degree Celsius, 25 to 30 degree Celsius, 15 to 20 degree Celsius, 30 to 38 degree Celsius, 45 to 50 degree Celsius, 15 to 20 degree Celsius, 45 to 50 degree Celsius, 30 to 38 degree Celsius. The right answer is
15 to 20 degree Celsius that is minimum temperature, 30 to 38 degree Celsius that is optimum temperature, and 45 to 50 degree Celsius that is maximum temperature. This is for warm season crop. But cold season crop के लिए 0 to 5 degree Celsius, optimum 25 to 30 degree Celsius and मैक्सिमम जो है 30 to 38 डिग्री सेल्सियस ये रहता है कोल्ड सीजन क्रॉप के लिए। तो ये जो मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। ओके, कार्डिनल टेम्परेचर, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कूल सीजन क्रॉप? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कूल सीजन क्रॉप? ऑप्शन सर, पोटैटो, व्हीट, बार्ली, सुगर केन। The right answer is sugarcane. Sugarcane is a tropical crop. Tropical crop यानी warm season crop. Tropical crop यानी warm season crop. Okay. So and potato, wheat, barley, these are cool season crop. Okay. इनका जो vegetative stage है, इसको बहुत ठंडी चाहिए या फिर short duration चाहिए, और cold season or cool season or cool places are suitable, much more suitable than the warm places. Okay, for their growth. जितना भी ऑलमोस्ट बहुत सारा क्रॉप ऐसा है जो कि C3 क्रॉप जितने भी है वो होते हैं कूल सीजन क्रॉप या फिर टेम्परेट क्रॉप जितने हैं ऑलमोस्ट C3 क्रॉप है। एंड ट्रॉपिकल क्रॉप जनरली C4 क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, मेज हो गया, या फिर सोरगम हो गया, ये सारे जो है, या फिर मिलेट्स हो गए, ये सारे C4 क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on increase in temperature above 24 degrees Celsius, the decrease in carbon dioxide uptake in wheat and barley is due to. On increasing in temperature above 24 degrees Celsius, the decrease in carbon dioxide uptake in wheat and barley is due to. Options are increase in stomatal resistance, decrease in stomatal resistance, increase in mesophyll resistance, both A and C. The right answer is both A and C, यानी इंक्रीज इन स्टोमाटल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन मेजोफिल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इंक्रीज होने से तो स्टोमाटल रेजिस्टेंस एंड मेजोफिल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ताकि जो कि स्टोमाटा का जो ओपनिंग है या फिर स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, स्टोमाटा ओपनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो वहाँ पे जो है स्टोमाटा ओपन होने के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो पाता है स्टोमाटा के थ्रू, राइट, गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। अगर स्टोमाटा क्लोज हो जाता है या फिर स्टोमाटा में रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्रोइंग डिग्री डे? व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्रोइंग डिग्री डे? It is also known as heat unit, use minimum, maximum and best temperature, log relation between growth and temperature, none of the above. The right answer is log relation between growth and temperature. This is not the correct statement. Okay, so the relation is actually linear relationship between growth and temperature. Okay, growing degree day को also बोलते हैं heat unit, और यहाँ पे ग्रोइंग डिग्री डे का फॉर्मूला क्या है? ग्रोइंग डिग्री डे इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी मैक्स प्लस टी मीन डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर क्या होता है? तो जो कोई भी टेम्परेचर उनमें से अगर कम हुआ टेम्परेचर तो फिर उनका ग्रोथ टोटली नील हो जाएगा। ओके, ग्रोथ एकदम से स्टॉप हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेस टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर आपको पता है एक दिन का डिवाइड बाई 2, इसमें से बेस टेम्परेचर अगर माइनस करते हैं और टोटल ग्रोथ पीरियड के लिए समेशन करते हैं तो एक ग्रोइंग डिग्री डे आ जाता है, इसको बोलते हैं हीट यूनिट। और ये किस लिए यूज होता है? प्रॉपर जो ऑप्टिमम सोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम, इसको असेस करने के लिए ग्रोइंग डिग्री डे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर व्हीट इज, बेस्ट टेम्परेचर हम डिस्कस कर लिए। सो द बेस्ट टेम्परेचर फॉर व्हीट इज 4.5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 14.5 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर इज 4.5 डिग्री सेल्सियस। जितने भी कूल सीजन क्रॉप है ऑलमोस्ट, जितने बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, उनके लिए 4.5 to 5 डिग्री सेल्सियस ये जो है बेस्ट टेम्परेचर रहता है। और जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हो गया जैसे सोरगम हो गया, सोरगम, मेज, राइस, इनके लिए 10 डिग्री अराउंड सेल्सियस जो है बेस्ट टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, synthesis of which among the following phytohormone is more when plant is under stress condition?
इनमें से कौन सी फाइटोहार्मोन प्लांट का स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा सिंथेसिस होता है? ऑप्शन सर ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। द राइट आंसर इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अगर कोल्ड स्ट्रेस होता है या फिर सॉल्ट स्ट्रेस होता है या फिर कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस होता है तो एब्सिसिक एसिड ज़्यादा जो है, अगर यहाँ पे आ जाता कि कौन सी अमाइनो एसिड ज़्यादा सिंथेसिस होता है तो वहाँ पे आंसर होता है प्रोलिन। ओके, प्रोलिन जो है अमाइनो एसिड ये ज़्यादा सिंथेसिस होता है। अगर प्लांट हार्मोन अगर पूछा जाएगा फाइटो हार्मोन तो एब्सिसिक एसिड ज़्यादा सिंथेसिस होता है। ओके, ये दोनों जो है एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन, इसको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, दो टाइप का प्लांट हार्मोन होता है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट, एक ग्रोथ प्रोमोटर। ओके, ग्रोथ प्रोमोटर जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये जो है ग्रोथ प्रोमोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is true? Which among the following statement is true? Rice is a zinc limited crop. Temperature less than 14 degrees Celsius causes spikelet sterility in rice. Temperature more than 38 degrees Celsius causes spikelet sterility in rice. All of the above. The right answer is all of the above. All these statements are true. Rice is a zinc limited crop. Temperature less than 14 degree weather Celsius or more than 30 degrees Celsius, it causes spikelet sterility in rice. Okay, next question. You can find a stable crop growth and yield when CV of rainfall is. कब आपको एक स्टेबल क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड मिलेगा? जब CV कितना होगा, CV ऑफ रेनफॉल कितना होगा? ऑप्शन सर हायर, लोअर, हायर और लोअर कैंट बी प्रेडिक्टेड। द राइट आंसर इज लोअर। CV क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोई भी चीज़ का, कोई भी रिसोर्स का अगर CV ज़्यादा होता है यानी वो स्टेबल नहीं होता है, वो जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, और इसका वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी ज़्यादा होने से उसका जो यील्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रॉप ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हाई हो जाएगा और क्रॉप ग्रोथ ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। अगर CV लेस है यानी जो रेनफॉल है वो स्टेबल है, जब रेनफॉल होना चाहिए तब होता है, तो वो CV वहाँ पे लो होता है। तो लोअर कंडीशन, अगर CV लो हुआ रेनफॉल का, तब जाके क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड जो है वो सही होगा, ऑप्टिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड व्हेन precipitation exceeds half of the potential evapotranspiration flows a period required to evaporate 100 mm of water from stored soil moisture, that is called. The period when precipitation exceeds half of the PET plus a period required to evaporate 100 mm of water from stored soil moisture, that is called. Options are crop period, base period, length of growing period, all of the above. द राइट आंसर इज लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ओके, क्रॉप पीरियड क्या होता है? सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है? फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग टू लेके लास्ट इरिगेशन तक जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं बेस पीरियड। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या होता है? जब प्रेसिपिटेशन ग्रेटर देन हाफ ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। ओके, प्लस जितना भी स्टोर सॉइल मॉइस्चर है उसमें से 100 mm डिप्लीट होने के लिए थ्रू ट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन कितना टाइम लगता है, ये टोटल पीरियड जो है इसको बोलते हैं LGP, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। इसको एक क्राइटेरिया हिसाब से FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्राइटेरिया हिसाब से यूज किया था टू क्लासीफाई क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में FAO जो है LGP को एक क्राइटेरिया हिसाब से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following cropping system mainly recommended when length of growing period varies from 140 to 180 days? अगर length of growing period is between 140 to 180 days तो कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम रिकमेंडेड है? ऑप्शन सर पेरिनियल वेजिटेशन, मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग। द राइट आंसर इज इंटरक्रॉपिंग। अगर 140 टू 180 डेज अगर LGP होता है तो वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग रिकमेंडेड है। अगर ग्रेटर देन 180 डेज होता है तो वहाँ पे डबल क्रॉपिंग रिकमेंडेड है। अगर 90 टू अगर 140 डेज होता है तो वहाँ पे मोनोक्रॉपिंग रिकमेंडेड है। अगर लेस देन 90 या फिर लेस देन 75 LGP होता है तो वहाँ पे पेरिनियल वेजिटेशन रिकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डेथ पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रेंजेस, थर्मल डेथ पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रेंजेस। Options are 35 to 45 degrees Celsius, 45 to 55 degrees Celsius, 55 to 65 degrees Celsius, 65 to 75 degrees Celsius.
द राइट आंसर इज 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस। थर्मल डेथ पॉइंट होता क्या है? एक टेम्परेचर रेंज है, उस रेंज पे अगर चला जाएगा तो प्लांट का एक्टिविटी पूरा शट डाउन हो जाएगा और प्लांट का कुछ भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और प्लांट ग्रेजुअली मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। उसको बोलते हैं थर्मल डेथ पॉइंट। उतना जो टेम्परेचर है वो प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज बिटवीन 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, very high relative humidity in atmosphere causes, very high relative humidity in atmosphere causes, options are increase in evapotranspiration, reduce heat load of plant, increases transpiration rate, reduces carbon dioxide uptake. The right answer is reduces carbon dioxide uptake. ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ अभी, इसको ध्यान से, एकदम से ध्यान से सुनना। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में हाई हो रहा है, एक प्लांट है और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हाई है, यानी वाटर मॉलिक्यूल हाई है वहाँ पे एटमॉस्फेयर में, होता क्या है यहाँ पे जो डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो ग्रेडियंट जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए हेल्प करता है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में डिमांड नहीं है वाटर का तो वो कैसे, क्यों अपटेक करेगा प्लांट से वो वाटर? ओके, नहीं करेगा। तो वहाँ पे जो ग्रेडियंट अगर डिक्रीज हो गया तो वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन वो रिड्यूस होगा। ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस होने से, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस होने से जो स्टोमाटा है वो क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटल एक्टिविटी नहीं होगा, स्टोमाटल एक्टिविटी रिड्यूस होगा। तो स्टोमाटल एक्टिविटी रिड्यूस होने से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये राइट आंसर है। ओके, और अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है तो इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? ये नहीं होगा, ये रिड्यूस इन ट्रांसपिरेशन होगा। और ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है तो इंक्रीज इन इवापोट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। देन रिड्यूस हीट लोड, इसका मतलब क्या है? जब ट्रांसपिरेशन होता है तो एक फॉलियज, प्लांट फॉलियज में एक मॉइस्चर कंडीशन रहता है, मॉइस्ट कंडीशन रहता है, तो इसीलिए प्लांट का जो कैनोपी है, प्लांट का टेम्परेचर से प्लांट का कैनोपी का टेम्परेचर कम रहता है जनरली, अगर अच्छे से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो। और अगर अच्छे से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपिरेशन चेक हो गया, तो वहाँ पे हीट लोड आ जाएगा, मतलब प्लांट कैनोपी जो है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हीट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी which is beneficial for crop growth and production of most of the crop is, the optimum relative humidity which is beneficial for crop growth and production of most of the crop is, options are 10 to 30%, 30 to 50%, 60 to 70%, 80 to 90%. द राइट आंसर इज 60 टू 70%। अगर इससे कम हुआ तो फिर प्लांट को एक ट्रांसपिरेशन पूल होगा या फिर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा और प्लांट को एक विल्टिंग सिम्टम शो करेगा प्लांट, अगर ठीक से अगर वाटर अपटेक नहीं हो पाए तो। देन अगर ज़्यादा हुआ, उसमें से रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ट्रांसपिरेशन चेक होगा। ट्रांसपिरेशन में जैसे पिछले स्लाइड में, पिछले जो क्वेश्चन है उसमें बताया, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो भी उसका बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रिड्यूस होगा, देन हीट लोड होगा, ये सारी चीज़ होगा। तो इसीलिए एक ऑप्टिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है वो 60 टू 70% कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन प्रोमोट्स, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड concentration promotes growth and productivity of which among the following crop? Options are rice, maize, sugarcane, sorghum. The right answer is rice. क्यों? क्योंकि राइस इज ए C3 क्रॉप। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट इसका बहुत हाई है दैन C4 क्रॉप। ओके, सो मेज, सुगरकेन एंड सोरगम, दीज आर C4 क्रॉप and their carbon dioxide saturation is way less than C3 crops. So response farming was proposed by, options are Reumer, Stewart, Troll, Hopkin. The right answer is Stewart. Stewart ने प्रपोज किए थे रेस्पॉन्स फार्मिंग। इसका मतलब क्या है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ वेदर उसको देख के, पास्ट हिस्ट्री ऑफ वेदर इसको देख के हम नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सीजन में, उसी क्रॉप पीरियड में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं टू अवॉइड दैट वेदर स्ट्रेस और फिर वेदर अबनॉर्मलिटी स्ट्रेस, उसको अवॉइड करने के लिए हम पास्ट वेदर का रिस्पॉन्स देख के उसको नेक्स्ट जो सीजन है उसमें इंप्लीमेंट करना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स फार्मिंग, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय स्टीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following is the component of precision farming? Which among the following is the component of precision farming? GIS, GPS, VRT, all of the above. The right answer is all of the above. GIS क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, इससे क्या होता है, कितना रिसोर्स है, वाटर कितना है, न्यूट्रिएंट कितना है, कितना मिनरल्स एक्टिव है, कितना बायो जो भी सॉइल हेल्थ कैसा है, ये सारे जीआईएस के अंदर आता है. मतलब कितना रिसोर्स है उस जो फार्म में, या फिर फार्म में हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसकी सराउंडिंग में कितना रिसोर्सेस है, इसको एक्सप्लॉइट करना जीआईएस का काम है. देन जीपीएस क्या होता है? जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये कोऑर्डिनेट डिसाइड करता है, कितना लैटिट्यूड में है, कितना लॉन्गिट्यूड में है, कितना अल्टीट्यूड में, ये डिसाइड करता है जीपीएस. वीआरटी क्या होता है? वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी. वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, कौन सी प्लेस में हमको कितना न्यूट्रिएंट देना है, कौन सी प्लेस में कितना रिसोर्स हमको एलोकेट करना है, ये वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का काम है. तो ये सारे जो है कंपोनेंट है इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर और प्रिसीजन फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ICRISAT follows which among the following climate classification? ICRISAT follows which among the following climate classification? Options are Köppen, Troll, Modified Köppen, Modified Troll. So to classify climate, ICRISAT follows Modified Troll classification. Okay. Next question. Which among the following atmospheric strata has the most pronounced effect on crop production? Which among the following atmospheric strata has the most pronounced effect on crop production? Options are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. The right answer is troposphere. Okay. So जितना भी वेदर एक्टिविटी होता है उसका क्रॉप ग्रोथ को वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं. वेदर एक्टिविटी जो भी है हमारा, जैसे रेनफॉल हो गया, विंड स्पीड हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, ये सारे चीज़ अफेक्ट करते हैं क्रॉप ग्रोथ एंड इट्स प्रोडक्शन को. सो जो डिफरेंट लेयर रहता है एटमॉस्फेयर में, जैसे ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया. तो जितना भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होता है, जितने भी वेदर एबनॉर्मलिटी या फिर वेदर वेरिएबिलिटी होता है, वो कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर. मोस्टली ट्रोपोस्फियर, क्लाउड हो गया, रेनफॉल हो गया, जितना सारा भी एक्टिविटी होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है. तो राइट आंसर विल बी ट्रोपोस्फियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following instrument is used to assess plant canopy temperature without getting in contact with the plant? प्लांट को बिना छुए कौन सी इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट प्लांट कैनोपी का टेम्परेचर या फिर प्लांट का टेम्परेचर असेस कर सकता है? ऑप्शन आर थर्मोग्राफ, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, आसमान साइक्रोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर. द राइट आंसर इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर. इंफ्रारेड थर्मोमीटर में एक बीम जाता है, इंफ्रारेड बीम, वो प्लांट से फिर रिफ्लेक्टेड बैक होके उसको पहले कैलिब्रेशन करना पड़ता है. उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कितना आता है उसको हम असेस करके, उसको मेजर करके उसका पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है. राइट. देन थर्मोग्राफ क्या करता है, ये टेम्परेचर को, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेजर करता है. देन ड्राई बल्ब थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है? ये स्टीफेंसन स्क्रीन में यूज होता है टू असेस द इंस्टेंट एयर टेम्परेचर और टू असेस द relative humidity, okay, of atmosphere. Then asthma psychrometer, relative humidity in crop canopy, relative humidity in crop canopy assess करने के लिए आसमान साइक्रोमीटर यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the light intensity at which the net photosynthesis rate is zero, that is called the light intensity at which the net photosynthetic activity is zero, that is called light compensation point, light saturation point, carbon dioxide compensation point, carbon dioxide saturation point. द राइट आंसर इज लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट. कॉम्पेंसेशन पॉइंट के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन. कोई भी पॉइंट में जो लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट या फिर लाइट इंटेंसिटी में, जिस लाइट इंटेंसिटी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज कॉम्पेंसेशन पॉइंट. अगर जिस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पेंसेशन पॉइंट. ओके. व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट मतलब अगर हम इंक्रीज करते रहें लाइट इंटेंसिटी को, जिस कंडीशन में और इंक्रीज करने से जो प्रोडक्शन होगा या फिर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होगा वो और इंक्रीज नहीं होगा, उसको बोलते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट. या फिर कार्बन डाइऑक्साइड केस में भी वही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट हिट करता है
तब उसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है इंक्रीज नहीं होगा। तो कंपेंसेशन पॉइंट के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू रेस्पिरेशन रेट, मतलब नेट फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, नेट फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू फोटोसिंथेटिक गेन डिवाइड माइनस रेस्पिरेशन लॉस, तो ये हो जाएगा 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, which among the following plants have lowest transpiration rate and highest water use efficiency? Which among the following plant has lowest transpiration rate and highest water use efficiency? Options are C2 plant, C3 plant, C4 plant, CAM plant. The right answer is CAM plant. CAM plant यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। सो इसमें क्यों जो ट्रांसपिरेशन रेट है लोएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डे टाइम में जो है स्टोमाटल क्लोज रहता है और रात में स्टोमाटा ओपन होता है। रात में इतना रेडिएशन लोड नहीं पता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन रेट जो है कम होता है। और इसमें जो है वाटर यूज एफिशिएंसी भी, इसीलिए ट्रांसपिरेशन रेट कम होने से वाटर यूज एफिशिएंसी भी हाई होता है दैन C4 एंड C3 क्रॉप। So students, this was all about our 19th mock test, that is crop and weather. If you face any doubt at any point, अगर मैं जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पाने के लिए, और अपना जो भी फ्रेंड्स है या फिर जूनियर्स है उनके साथ भी, जो कोई भी दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी ग्रोथ हो चैनल का, या फिर आपको भी अच्छा इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।